जी हाँ, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाय सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। और ये जो वीडियो है विशेष करके यूपी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड, ठीक है, एलटी ग्रेड, ठीक है, एलटी ग्रेड और साथ साथ में डी ट्रिपल एस बी, ठीक है, जितने भी मतलब आप लोग बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए विशेष उपयोगी रहेगा। और देखिएगा यहाँ पर विशेष चर्चा करने वाला हूँ कि गद्य त्रयी एवं इससे संबंधित बनने वाले सभी कंसेप्ट पर, ठीक है। और प्रश्न भी रहेंगे इसमें। देखिएगा, सबसे पहले हम गद्य की बात करें तो गद्य हम किसे कहते हैं, ठीक है। छंद रहित रचना को हम क्या कहते हैं? छंद रहित जो रचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? उस छंद रहित रचना को ही हम गद्य के नाम से जानते हैं, सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो। और गद्य काव्य की विकास परंपरा को अगर हम याद करें तो सबसे पहले कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद में, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद में इसका प्रमाण मिलता है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद पूर्णतः छंदात्मक होने के कारण से गद्य का प्रथम आदिम रूप हमें कृष्ण यजुर्वेद में ही प्राप्त होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद के बाद में फिर पुनः अन्य वेदों में, फिर उसके बाद जाकर के ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, फिर उसके बाद अभिलेख साहित्य में, फिर मतलब धीरे धीरे विकसित होता हुआ गद्य जो है पूर्णतः मतलब अपने एक साहित्यिक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये सारी चीज़ें आप सभी को लगभग पता होगा, ठीक है। और गद्य जो साहित्य है वो दो भागों में विभक्त होता है, कथा और आख्यायिका के रूप में, कथा और आख्यायिका के रूप में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं जो गद्य त्रयी है, संस्कृत के जो सर्वश्रेष्ठ 3 गद्य रचनाएं हैं उनको हम गद्य त्रयी के नाम से जानते हैं। और आलोचकों ने इनकी विशेषता के कारण से इसको गद्य त्रयी कह करके इसको पहचान दी है, ठीक है, और इनकी उत्कृष्टता का बखान किया है, यूँ यहाँ पर आप समझ लेंगे। सबसे पहले गद्य त्रयी में 3 रचनाओं को हम रखते हैं, दस कुमार चरितम, वासवदत्ता और कादम्बरी। इन 3 रचनाओं को हम गद्य त्रयी के अंतर्गत रखते हैं। देखिएगा, दस कुमार चरितम, वासवदत्ता और कादम्बरी, ठीक है। तो इसको किसी प्रकार से अगर आप याद करना चाहें तो कावाद आप शब्द को याद कर सकते हैं, कावाद शब्द, कादम्बरी, वासवदत्ता और, ठीक है, दस कुमार चरितम, ये कावाद शब्द को याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो देखिएगा, प्रत्येक चीज़ के हम जो पॉइंट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इन चीज़ों को विशेष रूप से सबसे पहले भूमिका भाग में हमको ध्यान रखना होता है। मंगलाचरण की बात करें तो दस कुमार चरितम की, दस कुमार चरितम में 10 कुमारों का चरित्र का उल्लेख हुआ है, ठीक है, 10 कुमारों के चरित्र का यहाँ पर उल्लेख हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और सबसे पहले ये जो 10 कुमार चरितम है ये अद्भुत रस से समन्वित है, ठीक है। संस्कृत के बहुत कम ऐसे ग्रंथ हैं जो अद्भुत रस से युक्त हैं, ठीक है, अद्भुत रस को अंगिरस बनाते हैं। इसमें से दस कुमार चरितम बहुत फेमस ग्रंथ है जिसमें अद्भुत रस की आप मंगलाचरण देखते हैं, अद्भुत रस की प्रधानता देखते हैं, सॉरी। और मंगलाचरण में जो छंद है वो श्रद्धरा छंद है। और मंगलाचरण का जो पद्य है, ब्रह्मांड क्षत्रदंड शतधृति भुवनम, इस प्रकार से इसका मंगलाचरण है। और मंगलाचरण में विष्णु देवता की स्तुति की है। और दस कुमार चरितम की अगर यहाँ पर हम बात करें तो इसमें 3 भाग हैं, पूर्व पीठिका में 5 भाग हैं, और ठीक है, फिर 8 उच्छ्वास हैं, और फिर उसके बाद आपका उपसंहार भाग है। ये मध्य भाग में मध्य भाग जो होता है वो 8 उच्छ्वासों पर विभक्त है। और इसमें से जो विस्तृत चरितम है, इसी विस्तृत चरितम जो है ये इसी ग्रंथ का पाठ होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है दस कुमार चरितम का ही। और यहाँ पर हम बात करें तो वासवदत्ता की, वासवदत्ता में देखिएगा, मंगलाचरण नमस्कारात्मक है और श्रृंगार रस की प्रधानता है। और आर्याक छंद है, ठीक है, करवर, देखिएगा, करवदर सदृशम, ठीक है, ये इसकी पंक्तियाँ हैं। और इसमें सरस्वत देखिएगा, क्योंकि ये जो ग्रंथ है, ये जो वासवदत्ता ये जो ग्रंथ है ना, ये श्लेष प्रधान ग्रंथ है, ठीक है ना, श्लेष प्रधान ग्रंथ है। और वासवदत्ता के जो कर्ता हैं वो सुबंधु हैं, ठीक है। तो सुबंधु ये कहते हैं, ठीक है,
कि ये जो मेरा ग्रंथ होगा वो श्लेषमय होगा। और इनकी गर्भोक्ति भी यही है कि ठीक है, प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रबंध विन्यास वैदग्ध्यम करके इन्होंने अपनी, ठीक है, तो अपनी जो है इन्होंने क्या ठीक है, गर्भोक्ति दिया है। तो जिसमें इन्होंने देखिएगा जो प्रथम छंद है करवदर सदृशम, तो इसमें सरस्वती देवी की स्तुति की है और सरस्वती नदी की स्तुति की है। तो दो पक्षों में हम इसको देखते हैं, ठीक है। और ये एक ही मतलब पूरे कथात्मक भाग एक ही उसमें है, तो विभाजन इसका नहीं देखा जाता है, ठीक है। और कादम्बरी की बात करें तो कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, बाणभट्ट की रचना है, ध्यान रखिएगा। और बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के राज्याश्रित कवि रहे हैं। और इसका जो मंगलाचरण है नमस्कारात्मक है और श्रृंगार रस प्रधान है। और वंशस्तक छंद में जो मंगलाचरण है रजो जुसे जन्मनिषत्ववृत्तये, ये जो पंक्ति है ये वंशस्तक छंद में विद्यमान है। और मंगलाचरण में त्रिगुणात्मक परब्रह्म की इन्होंने स्तुति की है। और इसके भी, इस ग्रंथ के भी यहाँ पर तीन चीज़ों में हम देख सकते हैं, एक तो कथामुख के रूप में और पूर्व भाग और उत्तर भाग के रूप में, ठीक है। तो कथामुख में शूद्रक की कथा से, शूद्रक की कथा से मतलब आरंभ होता है कथामुख, और जो उत्तर भाग की जो पूर्ण करने का काम किया है, क्योंकि बाणभट्ट जो है उत्तर भाग को लिखते लिखते उनका देहावसान हो गया और उनका जो पुत्र है वो भूषण भट्ट के द्वारा, ठीक है, या फिर पुलीन भट्ट भी कहते हैं इनको, ठीक है, इसके द्वारा इस विभाग को पूरा किया गया है। इसलिए मतलब यहाँ पर उत्तर भाग जो है भूषण भट्ट करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर संक्षेप में जानकारी दी। और यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है, ठीक है। और नायक नायिका वगैरह को, ठीक है, जैसे दस कुमार चरितम में, ठीक है, राजवाहन और अवंती सुंदरी हैं इसके नायक नायिका। और इसी प्रकार से वासव दत्ता की बात करें तो कंदर्प केतु और वासव दत्ता इसके नायक नायिका हैं। और कादम्बरी की नायक नायिका की बात करें तो कादम्बरी और चंद्रापीठ इसके नायक नायिका हैं, ठीक है। और ये तीनों ही ग्रंथ कथा भाग के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, देखिएगा, ठीक है। एक एक करके हम सभी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, देखिएगा। प्रबंध कल्पना कथा आख्यायिका उपलब्धार्था इति परिभाषा कस्य। ये देखिएगा गद्य काव्य का अभी आपको मैंने समझाया कि दो भाग होते हैं कथा और आख्यायिका के रूप में, कथा और आख्यायिका। और ये जो परिभाषा है ये कथा के संदर्भ में है और ये यहाँ पर आख्यायिका के संदर्भ में ये उपलब्धार्था करके यहाँ पर बताया है, ठीक है। ये जो परिभाषा है अमर सिंह की परिभाषा है, किसकी? अमर सिंह की परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। ये कहते हैं कि प्रबंध कल्पना को, प्रबंध रचना को हम कथा कहते हैं, और जो उपलब्ध अर्थ यानी ऐतिहासिक इतिवृत्ति से मतलब इतिवृत्ति पर आधारित जो रचना होती है उसको हम आख्यायिका कहते हैं। इन दोनों के भेद को यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, ठीक है, नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र देखिएगा दो तरह से विभक्त होता है, एक तो 36 अध्याय में है, दूसरा 37 अध्याय में है। काव्यमाला संस्करण में 37 अध्याय हैं और जो चौखंबा संस्करण है उसमें 36 अध्याय हैं। और इसी नाट्यशास्त्र को ही हम षट साहस्री संहिता के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें 6000 श्लोक हैं तो इसलिए षट साहस्री संहिता के नाम से भी जानते हैं। और भामह काव्यालंकार के कर्ता हैं, काव्यालंकार के कर्ता हैं। और कुंतक वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार हैं, वक्रोक्ति जीवितम। और साथ साथ में भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो कुंतक जो है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, कहा कि प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रबंध विन्यास वैदग्ध्य निधिर निबंधम इति गर्भोक्ति ही कस्य वर्तते। प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रबंध विन्यास वैदग्ध्य निधिर निबंध, ये जो गर्भोक्ति है ये किसका है? बाणभट्ट से संबंधित है, बादी भासिया से संबंधित है, बल्लाल सेन से संबंधित है, या फिर सुबंधु से संबंधित है? अभी आपको बताया तो ये सुबंधु से संबंधित है, ठीक है ना। भोज प्रबंध के जो कर्ता हैं, भोज प्रबंध बहुत प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, तो इसके कर्ता बल्लाल सेन हैं, ठीक है। और बाणभट्ट की बात करें तो इनकी 3 रचनाएं आप लोगों को लगभग पता है, हर्षचरितम और कादम्बरी और चंडी शतकम इत्यादि, है ना। तो ये बहुत रचनाएं बहुत फेमस हैं। और बादी भा सिंह की अभी रचना थोड़ा सा मतलब स्मृति पथ में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, गद्यत्रयाम
अर्वाचीन कवि कहा। गद्य त्रयी में अर्वाचीन कवि कौन है? अर्वाचीन का मतलब होता है यानी सबसे नवीन, ठीक है, नवीन यानी गद्य त्रयी के सबसे बाद के कवि कौन से हैं आपसे पूछ रहा है। तो बाणभट्ट जो है सबसे बाद के कवि माने जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गद्यम कवीनाम निकषम वदंती इति कस्योक्ति। कहा कि गद्य जो है कवियों की कसौटी है, ठीक है, कसौटी जिंदगी की, ये तो आपने देखी होगी, मतलब ये ठीक है मूवी, लेकिन यहाँ पर जो है गद्य जो है कवियों की कसौटी है। अब ये बताइएगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये पंक्ति किसकी है? ठीक है, तो ये जो वामन की पंक्ति है, ठीक है, 8वीं शताब्दी में बहुत मतलब गद्य का प्रचलन बहुत ज़्यादा होने लगा, तो इस वजह से मतलब वामन ने एक उक्ति चला दिया और यही उक्ति जाकर के हिंदी साहित्य में जाकर के गद्य जो है कवियों की कसौटी है करके मतलब कहा जाने लगा। ठीक है, ये यहाँ पर मूल रूप से वामन की कृति है और वामन ने रीतिरात्मा काव्यस्य करके, रीतिरात्मा काव्यस्य ये जो परिभाषा दी है काव्य की, वामन की परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन हैं। ठीक है, और विश्वनाथ की बात करें तो साहित्य दर्पण, और साहित्य दर्पण के साथ साथ में वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये इनकी परिभाषा बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुकनासोपदेशः कम अभिप्रेत्य ग्रंथाकारेण योजितः, यानी शुकनासोपदेश किसको अभिप्रेत करके ग्रंथाकार ने योजित किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें शुकनासोपदेश में शुकनास जो है, ठीक है, चंद्रापीठ को क्या करते हैं? चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं, इसलिए इस ग्रंथ का नाम क्या है? शुकनासोपदेश। और ये कादंबरी का हिस्सा है ना, कादंबरी ग्रंथ का, तो इसलिए आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रापीठ, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। शुकनास जो है, चंद्रापीठ के पिता कौन है? तारापीठ हैं, तारापीठ के मंत्री होते हैं शुकनास। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं। वासवदत्तायाः नायकः कः, यानी वासवदत्ता के नायक कौन है? आपसे सवाल पूछ रहा है। कंदर्प केतु और वासवदत्ता की प्रणय कथा को यहाँ पर वासवदत्ता में दर्शाया गया है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कादंबर्याम कस्य स्तुतिः कृतो वर्तते, कहा कि कादंबरी में किसकी स्तुति की गई है? शिव की, राम की, विष्णु की, या त्रिगुणमय परब्रह्मणः, यानी त्रिगुणमय परब्रह्म की, यानी त्रिगुणात्मक परब्रह्म की यहाँ पर स्तुति की गई है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा। और ये स्तुति है वंशस्थ छंद में है, ध्यान रखिएगा। और वंशस्थ छंद का लक्षण क्या है? जतौ तु वंशस्थमुदीरितौ जरौ, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। और अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। गुरुपदेशस्य महत्वं वर्णितमस्ति, यानी गुरुपदेश के महत्व दर्शाया गया है, यानी वर्णन किया गया है हर्षचरित में, दशकुमार चरितम में, कादंबरी में, भोज प्रबंध में। तो ये गुरुपदेश का जो महत्व है कादंबरी में है, और कादंबरी का ही अंश क्या था? शुकनासोपदेश, है ना, तो शुकनासोपदेश में गुरुपदेश का महत्व वर्णित है, तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत आसान सवाल। गद्यत्रयाम नांतर्भवति, गद्यत्रयी में अंतर्भूत नहीं होता है। वासवदत्ता, दशकुमार चरितम, कादंबरी और हर्षचरितम। ठीक है, हर्षचरितम को हम गद्यत्रयी में नहीं रखते हैं, यह एक आख्यायिका है। ठीक है, संस्कृत की प्रथम आख्यायिका होने का गौरव इसको प्राप्त है, प्रथम आख्यायिका है, इस परिप्रेक्ष्य से बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है इस। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, कहा कि दशकुमार चरितस्य कस्मिन् उच्छ्वासे विस्तृत चरितम वर्णितमस्ति, ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। दशकुमार चरितम का किस उच्छ्वास में विस्तृत चरितम वर्णन, यानी विस्तृत चरितम का वर्णन किया गया है, यह आपसे सवाल पूछ रहा है। तो ये 8वां उच्छ्वास, यानी 8वां जो उच्छ्वास है, इसमें मतलब जो है विस्तृत चरितम का वर्णन किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कहा कि कथा और आख्यायिका में मुख्य भेद कौन सा होता है? कथा आख्यायिकैर मध्ये को मुख्य भेद है, यानी कथा और आख्यायिका के बीच में कौन सा मुख्य भेद होता है? आख्यायिका कथावत भवति, आख्यायिका जो है कथा के समान होता है। द्वयोः एव आर्या वक्त्र अपवक्त्र छंदसाम क्वचित प्रयोगः स्यात्, दोनों में कहीं कहीं
आर्या, वक्त्र और अपवक्त्र छंदों का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही कथन है। कथायाम खलादेह वृत्त कीर्तनम भवति, कथा में जो है मतलब दुर्जनों की कभी कभार मतलब जो है ना हम चर्चा कर लेते हैं, और आख्यायिका में अन्य कवियों का उल्लेख होता है। और उभयो आरंभे मंगल पद्यम भवति, यानी मतलब इस दोनों के आरंभ में मंगलाचरण होता है। तो यहाँ मुख्य भेद की बात पूछ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि कथा में जो है दुर्जनों की निंदा, सज्जनों की प्रशंसा होती है, और आख्यायिका में मतलब जो विशेष भेद है वो इसमें दूसरे कवियों के विषय में भी कहीं कहीं पर वृत्ति प्राप्त होता है। जैसे आप देखेंगे कि हर्षचरितम में, ठीक है, हर्षचरितम में बाणभट्ट ने कालिदास की भी प्रशंसा की है, अन्य दो चार कवियों की, जैसे आपको पता हो कि ठीक है, प्रीतिर मधुर शांद्रा सुमंजरी शिव भासते करके कुछ पंक्तियां हैं कालिदास के विषय में बताया है वहाँ पर हर्षचरितम में। ये मुख्य भेद हो जाएगा सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जाबाल्याश्रमस्य वर्णनम वर्तते, जाबाली आश्रम का वर्णन प्राप्त होता है। दश कुमार चरितम में, कादम्बरी में, देखिएगा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, कादम्बाम दिया है ना, कादम्बर्याम होना था यहाँ पर, हर्षचरिते और अभिज्ञान शाकुंतले, ठीक है ना। तो जाबाली आश्रम का जो वर्णन है वो कादम्बरी में प्राप्त होता है। चाहे आपसे पंपा सरोवर पूछे, ठीक है, जहाँ पर, और चाहे वो सबर सैन्य का वर्णन आपसे पूछे, सबर सैन्य पूछे, और ठीक है हारित वर्णन आपसे पूछे, हारित वर्णन पूछे, ठीक है, ठीक है, सालमली वृक्ष का वर्णन आपसे पूछे, ठीक है, तो ये सभी का सभी वर्ण विषय किसमें है, कादम्बरी में है। तो इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रयोदंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विस्तृतः इति केन कथितम, कहा कि त्रयोदंडी प्रबंधाश्च, कहा कि दंडी के 3 प्रबंध तीनों लोगों में यानी तीनों लोकों में विस्तृत है, यानी प्रसिद्ध है। यह किसने कहा है? तो ये जो पंक्ति है राजशेखर के द्वारा कही गई है, बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। ऐसे प्रसिद्ध स्टेटमेंट को भी आप लोगों को देखना जरूर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हितोपदेशस्य रचयितुः नारायण पंडितस्य आश्रयदाता राजा कः। हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित के आश्रयदाता कौन है? आश्रयदाता राजा कौन है? प्रेमचंद्र, ज्ञानचंद्र, विद्याचंद्र और धवलचंद्र, ठीक है। बंगाल के शासक हैं जो धवलचंद्र हैं, ध्यान रखिएगा। और हितोपदेश, ठीक है, नारायण पंडित की रचना है, ठीक है, नारायण पंडित की रचना है। और ये चार परिच्छेदों में विभक्त है, ध्यान रखिएगा। ये परिच्छेद आपको जरूर देखना है एक बार, ठीक है। यहाँ पर धवलचंद्र, और ये एक नीति कथा ग्रंथ है, ठीक है, नीति कथा, लोक कथा नहीं है, ध्यान रखिएगा। नीति कथा के अंतर्गत 2 बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, एक तो हितोपदेश है, दूसरा पंचतंत्रम है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों ग्रंथ बहुत फेमस हैं गद्य काव्य की दृष्टि से। नेक्स्ट देखिएगा, कथा सरित सागर कस्य कृति? क्षेमेंद्र की, गुणाढ़ की और सोमदेव की, या फिर विष्णु शर्मा की आपको बताना है, ठीक है। विष्णु शर्मा की बताया पंचतंत्रम है, पंचतंत्रम है, ठीक है। और गुणाढ़ की बृहत कथा है, बृहत कथा है। और क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी है, ध्यान रखिएगा। बृहत कथा मंजरी जो है क्षेमेंद्र की रचना है। तो यहाँ पर कथा सरित सागर जो है सोमदेव की रचना है, तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को इसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो PDF के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, संस्कृत बाई सागर सर इस नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो उसको साझा कर सकते हैं आप लोग। और देखिएगा आंसर भी दिए गए हैं सभी प्रश्नों का, ठीक है। तो ये सारा PDF अभी आप तक पहुंचाया जाएगा। और क्लास के विषय में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इसी तरह से जब भी समय मिलेगा आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल सेशन लेकर के आऊँगा। धन्यवाद आप सबका। स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहेगा, अपना ध्यान रखिए।